हेलो दोस्तों, आप सभी का ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमने इस अध्याय से पहले एनसीईआरटी 11th क्लास भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहला चैप्टर तो था पृथ्वी एक विषय के रूप में और दूसरा चैप्टर था पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। और आज का हमारा तीसरा अध्याय ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या पाया जाता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत कितनी प्रकार की जो चट्टानें पाई जाती है, उन सब के बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, मैग्मा किस प्रकार से बाहर निकलता है, ज्वालामुखी किस प्रकार से बाहर निकलती है, इन सब के बारे में हम अध्ययन आज की क्लास में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे एनसीईआरटी 11th क्लास का तीसरा अध्याय पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है, जो पृथ्वी पे यहाँ पर जो भू केंद्र होता है, भू केंद्र से लेकर और सतह तक, जो ये मैंने डार्क कर रखा, भू केंद्र से और सतह तक जो मैंने डार्क कर रखा है, पृथ्वी की त्रिज्या होती है ये 6370 किलोमीटर है। कहीं कहीं ये 6371 किलोमीटर भी आपको देखने को मिल सकती है। तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6370 या फिर 6371 किलोमीटर, दोनों में से एक आपको याद रखना है, या फिर दोनों याद रख लो, एग्जाम में कौन सा भी आ सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आंतरिक संरचना की जानकारी के दो प्रकार के स्रोत है। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसकी जानकारी हम दो प्रकार से प्राप्त करते हैं, एक तो प्रत्येक स्रोत और एक अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्येक स्रोत वो होते हैं जिनसे हम डायरेक्ट उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, और अप्रत्यक्ष स्रोत जो जिसमें किसी माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो प्रत्येक स्रोत में हम बात करते हैं सबसे पहले चट्टानों का अध्ययन, खनन क्षेत्र से प्राप्त चट्टानें। इन चट्टानों के माध्यम से हम प्रत्यक्ष रूप से आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। खनन अधिक गहराई तक नहीं किया जा सकता है, जो खनन है उसको ज्यादा गहराई तक नहीं कर सकते हम, क्योंकि नीचे बड़े बड़े आग के गोले हैं, इसलिए अभी तक वैज्ञानिक वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो खनन अत्यधिक गहराई तक नहीं कर सकते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका की जो सोने की खानें हैं उसमें 3 से 4 किलोमीटर तक ही उसमें उसकी खुदाई की गई या फिर उसकी खोज की गई। 3 से 4 किलोमीटर तक ही उसमें गहराई तक ही खुदाई की गई। वैज्ञानिक दो, अब खुदाई तो नहीं कर सकते लेकिन वैज्ञानिक दो तरीके से इसको खोदने की या फिर उसकी आंतरिक संरचना की जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक तरीका तो है गहरे समुद्र में प्रवेदन और एक है समन्वित महासागर प्रवेदन। गहरे समुद्र में प्रवेदन का मतलब है, प्रवेदन का मतलब यहाँ पे ड्रिलिंग से है, कि उसके अंतर्गत समुद्र में, गहरे समुद्र में ड्रिलिंग करना, उससे है प्रवेदन का मतलब। समन्वित महासागरीय प्रवेदन का मतलब समान रूप से महासागर में प्रवेदन यानी ड्रिलिंग करना। ठीक है, आज तक का सबसे गहरा प्रवेदन की बात करें तो आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र, आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक देखा गया। आज तक का सबसे बड़ा प्रवेदन की बात करें, सबसे बड़ी जो गहराई की बात करें, आज तक का सबसे बड़ा प्रवेदन ड्रिलिंग की बात करें तो आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया। ठीक है, एक और या फिर देखा गया, एक और प्रत्येक स्रोत, इसके इनके अलावा एक और अलग से प्रत्येक स्रोत की देखें तो ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार एक इंपोर्टेंट प्रत्येक स्रोत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के प्राप्त करने का। ठीक है, किस प्रकार से ज्वालामुखी एक प्रकार से महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इस प्रकार से है क्योंकि जब पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से जब लावा बाहर निकलता है तो वो वैज्ञानिकों के लिए, प्रयोगशालाओं के लिए अन्वेषण का काम करता है, निरीक्षण, उसमें विभिन्न प्रकार के अन्वेषण के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब हम अप्रत्यक्ष स्रोत की बात करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानने के अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं, तो तापमान, प्रत्येक प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। उसी प्रकार 1 किलोमीटर की गहराई पर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। ठीक है, 32 मीटर पर तो 1 सेंटीग्रेड बढ़ रहा है और 1 किलोमीटर पर 32 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ रहा है। घनत्व भी बढ़ता है तो दबाव भी बढ़ता है गहराई की ओर जाने पर। उल्का पिंड,
अब उल्कापिंड किस प्रकार से अप्रत्यक्ष स्रोत है, तो ये भी उल्कापिंड क्या होते हैं, तो ये भी पृथ्वी के आकृति के होते हैं, पृथ्वी के समान होते हैं, लेकिन पृथ्वी के मिलते जुलते होते हैं, लेकिन एक सेम पृथ्वी के जैसे नहीं होते हैं। इसमें जो पदार्थ पाए जाते हैं वही पदार्थ पृथ्वी में पाए जाते हैं, लेकिन एकदम सेम नहीं होते, उससे मिलते जुलते होते हैं उल्कापिंड। ठीक है। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण, भूकंप क्रिया और चुंबकीय क्षेत्र, ये भी अप्रत्यक्ष स्रोत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने के। ठीक है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। क्यों ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से सबसे कम दूरी पर है ध्रुव। और भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी के केंद्र से अधिक दूरी पर है। जो अधिक दूरी पर है वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, और जो जितना पास है वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल उतना अधिक होगा। ठीक है। गुरुत्वीय मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार बदलता है। जो गुरुत्वीय मान है वो पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार बदलता है। विश्वसनीय स्रोत भूकंप, एक और विश्वसनीय स्रोत है जो हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोत, उसमें एक और विश्वसनीय स्रोत है भूकंप। भूकंप किस प्रकार से विश्वसनीय स्रोत है? तो भूकंप में जब ऊर्जा बाहर निकलती है तो आसपास की जो तरंगे होती है, चारों ओर की तरंगे भूकंप के जो उद्गम क्षेत्र होता है उस उद्गम क्षेत्र से बाहर निकलती है। इस प्रकार से वैज्ञानिकों के लिए ये एक तरह से आंतरिक संरचना की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है भूकंप। ठीक है। तरंगों के अध्ययन करते हैं हम, वैज्ञानिक तरंगों के माध्यम से आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है। अब हम बात करते हैं भूकंप का उद्गम केंद्र। भूकंप का उद्गम केंद्र या फिर उसको फोकस पॉइंट भी बोलते हैं, मूल केंद्र भी बोलते हैं, और हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है इसको आप समझने की कोशिश करना। एक तो होता है उद्गम केंद्र और एक होता है अधिकेंद्र। भूकंप का अधिकेंद्र और भूकंप का उद्गम केंद्र। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं भूकंप का उद्गम केंद्र। तो क्या होता है? तो वह स्थान जहां से भूकंपीय ऊर्जा निकलती है, मतलब वह स्थान जहां से भूकंपीय ऊर्जा निकलती है उसको तो हम कहते हैं भूकंप का उद्गम केंद्र, मूल केंद्र या फिर फोकस पॉइंट। ठीक है। जहां से भूकंपीय ऊर्जा निकलती है, तरंगे अलग अलग दिशाओं से सतह तक पहुंचती है, अलग अलग दिशाओं से आकर तरंगे सतह तक पहुंचती है। ठीक है। अब हम अधिकेंद्र की बात करें, उद्गम केंद्र तो वो हो गया जहां से भूकंपीय ऊर्जा निकलती है। अधिकेंद्र भूतल का वह बिंदु जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है। अब भूतल का वह बिंदु जहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। ये देखो, ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये जो बीच का भाग है ये तो है उद्गम केंद्र, और इसके ठीक ऊपर 90 डिग्री पर होता है अधिकेंद्र। ठीक है। 90 डिग्री पर होता है अधिकेंद्र। तो ये उद्गम केंद्र के जो अधिकेंद्र है ये उद्गम केंद्र के एकदम या फिर ठीक निकटतम, ठीक 90 डिग्री पर होता है। अब हम भूकंपीय तरंगे की बात करते हैं कि भूकंपीय तरंगे कितनी प्रकार की होती है या भूकंपीय तरंगे कौन कौन सी होती है। तो भूकंपीय तरंगे मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। जो पी तरंगे है इसको प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं, और जो एस तरंगे है इनको द्वितीयक तरंगे कहते हैं, और एल तरंगों को धरातलीय तरंगे कहते हैं। जो पी तरंगे हैं ये पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है, एस तरंगे पी तरंगों के बाद पहुंचती है, और एल तरंगे सबसे अंत में पहुंचती है। ठीक है। जो पी तरंगे है वो सर्वाधिक तीव्र गति से आती है, एस तरंगे मध्यम गति से चलती है, और जो एल तरंगे है वह धीमी गति से चलती है, न्यूनतम गति से चलती है। और जो एल तरंगे है इनको धरातलीय तरंगे कहते हैं, ये अत्यधिक विनाशकारी भी होती है एल तरंगे। अभी रीट में क्वेश्चन आया था, रीट पेज में, कि सबसे खतरनाक या सबसे विनाशकारी भूकंपीय तरंगे कौन सी है, तो वो है एल तरंगे। ठीक है। तो हमने इस प्रकार से तरंगों के बारे में देखा। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में आते हैं। ठीक है। जो सभी प्राकृतिक भूकंप हैं वो कहाँ आते हैं? स्थल मंडल में आते हैं, जिसको इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं। स्थल मंडल से 200 किलोमीटर की गहराई तक सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं, ये याद रखना। और अभिलिखित यंत्र, जो भूकंप है इनको महसूस करने वाला, इनको अभिलिखित करने वाला यंत्र कौन सा है? तो भूकंप मापी यंत्र, जिसको सिस्मोग्राफी भी कहते हैं। क्या है? सिस्मोग्राफी है भूकंप का अभिलेखीय यंत्र, या फिर उसको महसूस करने वाला, उसका पता लगाने वाला यंत्र है सिस्मोग्राफी। ठीक है। बुनियादी तौर पर 2 प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती है। मुख्य रूप से हम 2 प्रकार के भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करते हैं। एक तो है भूगर्भिक तरंगे, जो कि पी और एस तरंगों से सम्मिलित होकर बनती है। दूसरी है धरातलीय तरंगे,
धरातलीय तरंगे क्या है, तो भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे पी और एस अन्योन्य क्रिया से धरातलीय तरंगे बनती है। मतलब पी तरंगे और एस तरंगे के में अनन्य क्रिया होती है, उसके माध्यम से एल तरंगे बनती है। तो भूगर्भिक तरंग और धरातलीय तरंग की अनन्य क्रिया से धरातलीय तरंगे बनती है और ये धरातल के साथ चलती है। अब बात करते हैं भूगर्भिक तरंगे क्या है, तो ये तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान बनती है। जो भूगर्भिक तरंगे हैं, ये भूगर्भिक तरंगे, ये तरंगे उद्गम केंद्र से जब ऊर्जा मुक्त होती है, जो भूगर्भिक तरंगे हैं ये जब उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होती है उस दौरान बनते हैं और सभी दिशाओं में फैलती है। अब बात करें हम, तरंगों का वेग और घनत्व अलग अलग होता है। अधिक घनत्व वाले स्थानों पर तरंगों का वेग भी अधिक होगा और कम घनत्व वाले स्थानों पर तरंगों का वेग भी कम होगा। ठीक है। पदार्थ के घनत्व में भिन्नता के कारण जो पदार्थ है उसके घन, जो धरातल में विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं उसका वितरण असमान पाया जाता है। कहीं भी एक जगह सेम पदार्थ नहीं है और एक जगह इकट्ठा भी नहीं है, इसलिए उनका घनत्व और उनका गुरुत्व बल भी अलग अलग पाया जाता है। पदार्थ के घनत्व में भिन्नता के कारण, जो पदार्थ है उनके घनत्व में भिन्नता के कारण तरंगों में परावर्तन और अपवर्तन की क्रिया होती है। इसी से दिशा में, तरंगों की दिशा में बदलाव होता है। तो ये जो परावर्तन है इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं और जो आवर्तन है इसको इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इनको हम कल की क्लास में अच्छे से समझेंगे। अभी तो आप ये याद रखोगे इन्हीं के माध्यम से तरंगों की दिशा में परिवर्तन होता है, उनकी दिशा बदलती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने पूरा देख लिया आज की क्लास में। एक बार फिर से मैं इसका रिवीजन करवा दूं। हमने आज की क्लास में एनसीईआरटी का अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6370 या कहीं कहीं 6371 किलोमीटर भी मिलती है। ठीक है। आंतरिक संरचना की जानकारी के दो प्रकार के स्रोत है, प्रत्येक स्रोत और अप्रत्येक स्रोत। ठीक है। प्रत्येक स्रोत के अंतर्गत खनन क्रिया, खनन के माध्यम से चट्टानों का निकालना वो प्रत्येक स्रोत है। खनन अधिक गहराई तक नहीं किया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका की जो सोने की खान है उसमें भी 3 से 4 किलोमीटर तक ही खनन किया गया। ठीक है। तो ये खनन तो अधिक गहराई तक नहीं किया जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसकी जानकारी के लिए, आंतरिक संरचना की जानकारी के लिए दो तरीके अपनाए। एक तो गहरे समुद्र में प्रवेदन यानी ड्रिलिंग और समन्वित महासागरीय प्रवेदन। आज तक का सबसे गहरा प्रवेदन की बात करें तो आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया, यह देखा गया। एक और प्रत्येक स्रोत है ज्वालामुखी उद्गार। ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार से लावा निकलता है। लावा से वैज्ञानिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब प्रत्येक स्रोत की बात करें, इनडायरेक्ट सोर्स की बात करें तो तापमान 32 किलोमीटर की प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। इस प्रकार 1 किलोमीटर की गहराई पर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। दबाव भी बढ़ता है नीचे जाने पर, घनत्व भी बढ़ता है और उल्कापिंड ये पृथ्वी के समान ही होती है। ठीक है। लेकिन एकदम सेम नहीं होती, मिलती जुलती होती है। ध्रुव पर गुरुत्वीय बल अधिक होता है क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से कम दूरी पर होते हैं, और भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वीय बल है वो कम होता है क्योंकि ये पृथ्वी के केंद्र से अधिक दूरी पर होते हैं। अधिक दूरी पर होने के कारण गुरुत्वीय बल कम होता है और कम दूरी पर होने के कारण गुरुत्वीय बल अधिक होता है। विश्वसनीय स्रोत की बात करें तो एक भूकंप भी विश्वसनीय स्रोत है, क्योंकि जहां से भूकंप के माध्यम से ऊर्जा निकलती है और जो तरंगे चारों ओर से एक जगह इकट्ठी होकर और भूकंप के रूप में बाहर निकलती है, उससे वैज्ञानिक आंतरिक संरचना का अनुमान लगाते हैं। भूकंप का उद्गम केंद्र, मूल केंद्र, फोकस पॉइंट या हाइपोसेंटर क्या होता है, तो वह स्थान जहां से भूकंपीय ऊर्जा बाहर निकलती है उसको हम उद्गम केंद्र कहते हैं। तरंगे अलग अलग दिशाओं से सतह की ओर आती है। ठीक है। अधिकेंद्र क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है, तो भूतल का वह बिंदु जहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है। मतलब कोई भी भूतल का केंद्र है, वहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है, उस स्थान को हम अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है। ये उद्गम केंद्र के एकदम निकटतम ठीक ऊपर 90 डिग्री पर होता है। ये एकदम उद्गम केंद्र के ऊपर एकदम 90 डिग्री पर होता है, ये उद्गम केंद्र के। ठीक है। भूकंपीय तरंगों की हमने बात करी, 3 प्रकार की होती है, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। पी तरंगे प्राथमिक तरंगे होती है,
ठीक है। और ये द्वितीय तरंगे और ये धरातलीय तरंगे होती है। और पी तरंगों की हमने बात करी, सर्वाधिक सबसे पहले पहुंचती है और सर्वाधिक गतिशील होती है। एस तरंगे पी के बाद पहुंचती है और मध्यम गतिशील होती है। और एल तरंगे तो न्यूनतम गतिशील होती है। लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंपीय तरंगे है एल तरंगे या फिर धरातलीय तरंगे। ठीक है। सभी प्रकार के जो प्राकृतिक भूकंप है वो लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल में 200 किलोमीटर की गहराई तक आते हैं। अभिलेखित यंत्र या इनको महसूस करने वाला यंत्र कौन सा है, इनका पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है भूकंप का, तो भूकंप मापी यंत्र या सिस्मोग्राफी है। ठीक है। बुनियादी तौर पर दो प्रकार के भूकंपीय तरंगों का वर्णन किया गया। एक तो भूगर्भिक स्रोत या भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। जो भूगर्भिक तरंगे हैं ये तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान उत्पन्न होते हैं और सभी दिशाओं में फैलते हैं। धरातलीय तरंगे हैं ये भूगर्भिक तरंग और धरातलीय तरंग में अन्योन्य क्रिया के माध्यम से धरातलीय तरंगे या एल तरंगे उत्पन्न होते हैं और ये धरातल पर ही चलते हैं। फिर हमने बात करी कि तरंगों का वेग या घनत्व अलग अलग होता है। अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में तरंगों का वेग अधिक होता है और कम घनत्व वाले क्षेत्रों में तरंगों का वेग कम होता है। पदार्थ के घनत्व में भिन्नता के कारण तरंगों में परावर्तन और आवर्तन, ठीक है, पदार्थों के घनत्व में भिन्नता के कारण तरंगों में परावर्तन और आवर्तन होता है और ये इसी के माध्यम से तरंगों की दिशा में बदलाव होता है। जो परावर्तन रिफ्लेक्शन और आवर्तन रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो परावर्तन है रिफ्लेक्शन और आवर्तन रिफ्रैक्शन, ये क्या होता है इसको हम अगली क्लास में जानने की कोशिश करते हैं। अभी तो आप इतना याद रखो कि इनसे तरंगों की दिशा में बदलाव होता है। इस प्रकार से हमने इसका रिवीजन भी कर लिया, एक बार तो इसको अच्छे से समझ लिया और दूसरी बार इसका रिवीजन कर लिया। अब मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो, आपके कुछ फायदा हुआ तो हुआ होगा, इस क्लास से फायदा तो हो निश्चित रूप से आपके फायदा ही हुआ, तो इसको सभी ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के पास अवश्य शेयर करें। विशेष रूप से 11th क्लास के विद्यार्थियों के लिए तो जरूर काम की है और एनसीईआरटी तो सभी के लिए जरूरी है, भूगोल के विद्यार्थियों के लिए। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।